हेलो एवरीवन, द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 यानी सत्ता की साझेदारी कर रहे हैं और इस चैप्टर का पार्ट 1 है। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो में दोस्तों हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से समझेंगे कि सत्ता की साझेदारी है क्या, राइट, ये क्यों आवश्यक है, इससे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं इस वीडियो में आपके क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों तो इसे स्किप ना करें, इसे एंड तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्या है। दोस्तों, अगर सत्ता की साझेदारी की बात करें तो सत्ता की साझेदारी एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की भागीदारी होती है। सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। तो सत्ता की साझेदारी को अगर हम समझे दोस्तों तो एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें समाज का प्रत्येक समूह, प्रत्येक वर्ग भाग ले। एग्जाम्पल के लिए अगर हम भारत की बात करें दोस्तों तो भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं जो अनेक भाषा बोलते हैं। उनके पहनावे अलग है, उनकी संस्कृति अलग है, वो अलग अलग प्रकार की भाषा बोलते हैं। तो वो सभी लोग दोस्तों एक साथ मिलकर शासन चलाते हैं, और सभी की सामूहिक भागीदारी होती है शासन व्यवस्था में। इसे कहा जाता है सत्ता की साझेदारी। यानी जब कोई शासन व्यवस्था, कोई सरकार सभी लोगों की मदद से, सभी लोगों की भागीदारी से चलाया जाए, उसे कहा जाता है सत्ता की साझेदारी। और लोकतंत्र दोस्तों सत्ता की साझेदारी का मूल मंत्र है। यानी अगर लोकतंत्र की हम बात करें तो लोकतंत्र का मूल मंत्र यही है कि सत्ता की साझेदारी, यानी सब शासन में प्रत्येक वर्ग का भाग हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, चाहे वो किसी भी प्रकार की भाषा का प्रयोग क्यों ना करता हो, चाहे वो कोई सी भी भाषा क्यों ना बोलता हो, सभी को साथ लेकर चलना ही क्या कहलाता है, सत्ता की साझेदारी। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन दो देशों के बारे में, जिन दो देशों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है कि वहाँ पर सत्ता की साझेदारी को किस प्रकार कायम किया गया। और सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बेल्जियम। तो दोस्तों मैप में आपको दिख रहा है कि बेल्जियम जो है दोस्तों यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी सीमाएं जर्मनी, लग्जमबर्ग, फ्रांस और नीदरलैंड से लगती हैं। क्लियर? तो चलिए एक बार बेल्जियम के बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। अगर जनसंख्या की बात करें तो इसकी जनसंख्या कुल 1 करोड़ के आसपास ही होगी, जिसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती हैं। इस छोटे से देश के समाज की दोस्तों जातीय बनावट बहुत ही जटिल है। जातीय बनावट जटिल है, ये हम अभी आपको बता देते हैं कि क्यों जटिल कहा गया है। तो दोस्तों बेल्जियम की अगर हम बात करें तो बेल्जियम की आबादी कितनी है, हमने कहा था 1 करोड़ के आसपास। उस 1 करोड़ की कुल आबादी में दोस्तों जो 59% जनसंख्या है वो किस भाषा को प्रयोग करती है बोलने के लिए, डच भाषा बोलती है। और ये जनसंख्या कहाँ रहती है दोस्तों, फ्लेमिश में रहती है। ठीक 40% जनसंख्या दोस्तों जो वेलोनिया शहर में रहती है बेल्जियम के, वो फ्रेंच भाषा का प्रयोग करती है। और बचे दोस्तों 1% लोग जो है पूरे बेल्जियम में जर्मन भाषा का प्रयोग करते हैं, जो 1% लोग हैं। इस आधार पर देखें तो बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में 80% लोग फ्रेंच भाषा पर बोलते हैं और 20% लोग जो दोस्तों हैं वो डच भाषा का प्रयोग करते हैं। यानी इस जातीय समीकरण के हिसाब से देखें तो 59% भाषा बोलने वाले लोग जो हैं वो बहुसंख्यक कहलाएंगे और 40% जो भाषा बोलते हैं फ्रेंच, वो अल्पसंख्यक कहलाएंगे। लेकिन दोस्तों बेल्जियम में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का जो समीकरण है इसके कुछ उल्टा है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि इस जातीय समीकरण ने बेल्जियम में क्या गुण खिलाए थे। तो दोस्तों अल्पसंख्यक जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं वो लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे। यानी जो लोग डच भाषा बोलते हैं उनकी संख्या ज़्यादा है बेल्जियम में, लेकिन अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग की संख्या कम है, लेकिन वो ताकतवर ज़्यादा है, वो समृद्ध हैं, वो अमीर हैं। कौन? फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग। और दोस्तों जबकि जनसंख्या में ज़्यादा बहुसंख्यक डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराज़गी थी। अब नाराज़गी क्यों थी दोस्तों कि जो डच भाषा बोलते थे उनकी जनसंख्या ज़्यादा थी, लेकिन वो गरीब थे, कमज़ोर थे। लेकिन जिनकी जनसंख्या कम थी, जो फ्रेंच भाषा बोलते थे, वो डच की अपेक्षा ज़्यादा अमीर थे, ज़्यादा समृद्ध थे।
और डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत में थे। और इसी स्थिति ने दोस्तों ब्रसेल्स में तनाव का माहौल धारण कर लिया, है ना। जगह जगह हिंसात्मक घटनाएं होने लगी। बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाले और फ्रेंच भाषा बोलने वालों लोगों के बीच एक तनाव का। तो चलिए दोस्तों, आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करते हैं जिसका नाम श्रीलंका है। श्रीलंका की अगर हम बात करें दोस्तों, तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, राइट, जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये दोस्तों देखो मैप पे दिख रहा आपको श्रीलंका, जो तमिलनाडु के तट से जुड़ा हुआ यह गल्फ ऑफ मन्नार है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि श्रीलंका में ऐसी कौन सी जातीय बनावट है जिस वजह से वहाँ की जो सत्ता की साझेदारी है, जिसके बारे में हमें पढ़ रहे हैं। तो अगर हम दोस्तों श्रीलंका की अगर हम बात करें, तो श्रीलंका दोस्तों क्या है, एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसकी आबादी करीब 2.25 करोड़ है, यानी हमारे हरियाणा के बराबर। श्रीलंका की आबादी में अगर हम बात करें दोस्तों, सबसे प्रमुख सामाजिक समूह क्या है, सिंहलियों का है। जी हाँ, सिंहलियों का सबसे प्रमुख आबादी समूह है, जिसकी आबादी कुल जनसंख्या की कितनी है, 74% है। इसके बाद अगर हम बात करें, तो इसके बाद दोस्तों तमिल जनसंख्या आती है, जिसकी कुल आबादी 18% है। कितनी है दोस्तों, 18%, यानी जो सिंहली है दोस्तों वो क्या है, बहुसंख्यक। ठीक है, तो सिंहली बहुसंख्यक और जो तमिल दोस्तों अल्पसंख्यक। अब अगर हम तमिल की बात करें दोस्तों, तो तमिल 2 प्रकार के हैं। एक श्रीलंकाई तमिल, जो मूल रूप से श्रीलंकाई तमिल, उनकी संख्या कितनी 13% है। बाकी दोस्तों हिंदुस्तानी तमिल हैं, यानी वो हिंदुस्तानी तमिल जो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बंधुआ मजदूरी के तौर पर चाय के बागानों में काम करवाने के लिए भारत से श्रीलंका ले गए तमिलनाडु से। अब वो वहीं होकर बस गए, इसलिए इन्हें हिंदुस्तानी तमिल कहा जाता है। और श्रीलंका में दोस्तों जो जाति संघर्ष है वो इन्हीं दोनों के बीच है, यानी श्रीलंकाई तमिल और हिंदुस्तानी तमिल भाषा बोलने वाले लोगों के बीच। ठीक है, अब अधिकतर जो सिंहली दोस्तों जो हैं, अधिकतर जो सिंहली आबादी है, जो 74% सिंहली आबादी है, वो किस धर्म को मानती है, वो बौद्ध धर्म को मानती है। जबकि तमिल भाषा बोलने वाले लोगों में कुछ हिंदू भी हैं और कुछ मुसलमान हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का जो हिस्सा वो 7% है और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो दोस्तों ये रही श्रीलंका की पूरी तरीके से जातीय बनावट। अब जरा सोचिए दोस्तों कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता था। बेल्जियम की अगर हम बात करें, तो बेल्जियम में डच भाषी भाषा बोलने वाले लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर क्या कर सकते थे, जो डच भाषा बोलते थे वो अपनी बड़ी संख्या के आधार पर फ्रेंच भाषा बोलने वाले जिनकी जनसंख्या कम थी, राइट, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग जिनकी जनसंख्या कम थी और जर्मनी भाषा बोलने वाले लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते, यानी फ्रेंच और जर्मन, जो फ्रेंच बोलते थे और जो जर्मन बोलते थे, इन दोनों पर डच जिनकी जनसंख्या ज़्यादा थी, तो डच वाले फ्रेंच और जर्मनी पर अपने जो है अधिकार थोप सकते थे, अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। इससे क्या होता दोस्तों, उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती। ठीक है, संभव यह भी था कि इससे देश बट जाता और ब्रसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोक सकते थे। वो कौन कौन ठोक सकते, फ्रेंच ब्रसेल्स पर ठोक सकते थे और डच भी ठोक सकते थे। अगर इसी तरह दोस्तों श्रीलंका की अगर हम बात करें, तो श्रीलंका में सिंहली आबादी ज़्यादा है। जी हाँ, सिंहली आबादी कितनी है, 74%। और तमिल की अगर हम बात करें तो इनकी आबादी कितनी बताई गई थी, 18%। तो इसमें क्या था, सिंहली आबादी दोस्तों जो बहुमत में और ज़्यादा थी, और वे लोग जो है अपने। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम श्रीलंका के बहुसंख्यकवाद और बेल्जियम ने ऐसी कौन सी नीति अपनाई, ऐसे कौन से नियम बनाए कि इतने जटिल जातीय समीकरण के बावजूद वहाँ पर सत्ता की साझेदारी को कायम किया जा चुका है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ाई को स्टार्ट कर दें। शुक्रिया, जय हिंद।